आप सभी को न्यूज गैंगस्टर का सादर प्रणाम। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी एक ऐसे शख्स की जिसे कभी जमीन पर कब्जा करना होता था तो वो खुद जाता था। आमतौर पर नॉर्थ इंडिया में जो बड़े बाहुबली होते हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोग, ये अपने गुर्गों को, अपने लोगों को भेजते हैं इस तरह का कोई वारदात अंजाम देने के लिए। पर यहाँ जिस शख्स की बात हो रही है वो ऐसा नहीं करता था। वो ज़्यादातर बड़े ऑपरेशंस खुद ही ऑपरेट करता था। ज़मीन पर कब्जा करना हो, किसी को धमकी देनी हो, किसी को धमकी के साथ साथ एक दो हाथ लगाना हो, तो वो बाहुबली खुद जाता था मौके पर। और एक ऐसा व्यक्ति जो फ़ोन पर गाली देता था तो एक सांस में गाली देता था। कहता था बंबई से लेकर इलाहाबाद तक हम डैश 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 कर देंगे। एक ऐसा शख्स जो जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ता था, और एक ऐसा शख्स जिसकी जेल में रहने के बावजूद लोगों के बीच दहशत थी, या ये कहा जाए कि जेल से निकलने और उसका जीवन खत्म हो जाने के बाद भी दहशत में कोई खासी कमी नहीं आई है। एक ऐसा शख्स जो जेल में रहते हुए ही अपना पूरा नेटवर्क, अपना पूरा सिंडिकेट ऑपरेट करता था, और उसकी धमकियों की कीमत जेल में रहने के बावजूद भी कम नहीं मानी जाती थी। एक ऐसा शख्स जो सार्वजनिक रूप से साक्षात्कारों में ये कहता था कि जितनी चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों की उम्र नहीं है, उससे ज़्यादा उस शख्स पर मुकदमे हैं। और वाकई ये कहानी उस शख्स की है जिस पर 100 से ज़्यादा मुकदमे थे। एक ऐसा शख्स जिसके केस की सुनवाई में गवाह नहीं मिलते थे तो मुकर जाते थे, और जो नहीं मुकरते थे वो धरती से विदा ले लेते थे। तो कहानी एक ऐसे शख्स की जो 5 बार विधायक बना और 1 बार सांसद बना। वो शख्स जिसका जिक्र आमतौर पर मीडिया के हलकों में होता था, राजनीति के हलकों में होता था, विधानसभा और संसद में होता था, लेकिन अब उस शख्स का जिक्र हुआ है एक ऐसी फिल्म में जिस फिल्म को लेकर चर्चा बहुत थी, जिस फिल्म को लेकर हाइप बहुत था, जिस फिल्म को लेकर बज़ बहुत था। एक ऐसी फिल्म जिसके मुख्य किरदार जसकीरत सिंह उर्फ सही में जिनका नाम रणवीर सिंह है। एक ऐसी फिल्म जिसका पहला पार्ट बॉलीवुड में कई रिकॉर्ड्स ब्रेक कर चुका है, और अब दूसरा पार्ट आया है, 19 मार्च 2026 को रिलीज़ हुआ है। और दूसरे पार्ट को लेकर भी दर्शकों की जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी होती नज़र आ रही हैं। अब तक तो आप भी समझ गए होंगे कि जितनी भूमिका गढ़ी गई, ये भूमिका गढ़ी गई है अतीक अहमद नाम के किरदार के लिए। तो बड़ा मुझे लगता है कि भारतीय दर्शक इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था, और विशेष रूप से जो उत्तर भारतीय बेल्ट है वो तो नहीं ही तैयार थी कि धुरंधर के दूसरे पार्ट में उन्हें अतीक अहमद से मिलता जुलता एक किरदार नजर आएगा, और वो किरदार पूरी कहानी की भूमिका गढ़ेगा। पहले ज़रा बात कर लेते हैं धुरंधर 2 की। तो धुरंधर 2 रिलीज़ हो चुकी है। फिल्म में नोटबंदी, आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड जैसे गंभीर मुद्दों पर बहुत खुलकर चर्चा हुई है, और जो भारत सरकार ने, भारत की खुफिया एजेंसीज़ ने और देश की सेना ने पिछले 8-10 सालों में, 20 सालों में जो बड़े बड़े एक्शन लिए हैं, जो बड़े बड़े ऑपरेशन अंजाम दिए हैं, उनका एक कुछ वास्तविक और कुछ काल्पनिक वर्जन फिल्म में पेश किया गया है। और नोटबंदी, आतंकवाद और अंडरवर्ल्ड के अलावा 2 और ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर बहुत प्रमुखता से, बहुत एकदम महीन तरीके से बात की गई है। वो है अंडरकवर एजेंट्स और अननोन गनमैन। चलिए, भारतीय सिनेमा में कुछ ऐसी फिल्म्स तो ज़रूर बनी हैं कि जिनमें अंडरकवर एजेंट्स पर बात हुई है, लेकिन ऐसी फिल्म शायद ही कभी बनी हो जिसमें अननोन गनमैन का क्रेडिट हो। तो ऐसी फिल्म जो ये बताती है कि अगर आप सुरक्षित हैं तो उसमें सेना की भूमिका तो है ही, खुफिया विभाग की भूमिका तो है ही, कुछ अपरिचित, कुछ अनजान बंदूकधारी भी हैं जिनकी वजह से भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। तो धुरंधर 2 जहां से शुरू होती है, सबसे पहले जो रणवीर सिंह का किरदार है वो ऐसी ख्वाहिश रखता है कि उसे सेना का हिस्सा बनना है, फौज में भर्ती होना है, लेकिन अपनी ज़रूरतों और हालातों के चलते ऐसा नहीं हो पाता। ऑडियंस, दर्शक और विशेष रूप से उत्तर भारत का ऑडियंस
इस बात के लिए कतई नहीं तैयार था कि फिल्म की शुरुआत में ही अतीक अहमद का किरदार दिखाया जाएगा। एक ऐसा किरदार जो सफ़ेद कपड़े पहनता है, सर पर साफा बांधता है, बड़ी बड़ी मूछें रखता है, और मुझे लगता है कि इतने परिचय के बाद किसी के लिए भी समझना आसान होगा कि आतिफ अहमद ही अतीक अहमद हैं। का नेटवर्क प्रयागराज उत्तर प्रदेश से लेकर नेपाल और नेपाल से लेकर पाकिस्तान तक है। या फिल्म की शब्दावली में कह लीजिए कि आतिफ अहमद का जो किरदार दिखाया गया है वो अपने आप में बेहद अलहदा है। ये किरदार निभाया है सलीम सिद्दीकी साहब ने। एकदम कार्बन कॉपी नज़र आ रहे हैं अतीक अहमद की। 51 साल के हैं और थिएटर और तमाम फिल्म्स और वेब सीरीज़ का इनको काफ़ी अनुभव रहा है। और सिद्दीकी साहब विक्रांत मैसी के साथ 12 फेल और मनोज वाजपेयी के साथ डिस्पैच में नज़र आ चुके हैं। इसके अलावा स्पेशल ऑप्स में भी नज़र आ चुके हैं और शेखर होम्स में भी उनकी अदाकारी के जलवे हमने देखे हैं। तो इसके बाद ये बात तो एकदम स्पष्ट है कि धुरंधर 2 में जो आतिफ अहमद का किरदार है वो सीधे तौर पर अतीक अहमद से हूबहू मेल खाता है। और संयोग से उसमें 15 अप्रैल 2023 की उस घटना का भी जिक्र है जब अतीक अहमद को 3 लोग जो मीडिया कर्मी के भेष में आते हैं और जिनके हाथ में एक कैमरा होता है, जो कि कैमरा नहीं होता, उसमें असल में बंदूक होती है, तो पुलिस की कस्टडी में उनको गोली मार दी जाती है। और काल्विन अस्पताल प्रयागराज में एक सरकारी अस्पताल है जिसके सामने ये घटना होती है। और ये घटना मतलब शायद भारतीय इतिहास में पहली ऐसी घटना होगी जब ऑन लाइव किसी के सिर पर इस तरह गोली मारी गई थी। तो कुछ इस तरह का किरदार रहा है अतीक अहमद का। और फिल्म में ये, और अब बात कर लेते हैं कि फिल्म में जो उनका पोर्ट्रेयल है, फिल्म में जो वो बातें करते हैं, वो बातें कितनी सही और कितनी गलत हैं। तो फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि एक माफिया जिसका सीधा संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से है और वो लश्कर तैयबा के लोगों से भी संपर्क में था। और फिल्म ये भी कहती है कि नोटबंदी जब इस देश में नोटबंदी का आदेश जारी हुआ, जब नोटबंदी लागू की गई, तब हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए अतीक अहमद ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया। कनेक्शन कहाँ के? पाकिस्तान के। तो ये सवाल यहाँ लाजमी हो जाता है कि क्या वाकई अतीक अहमद के जो संबंध थे वो सरहद पार पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से थे, या फिल्म में उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है? तो ये बात तो सच है कि अतीक अहमद के अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर से गहरे रिश्ते थे। इस पर तमाम जो पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने इस बात को लेकर अक्सर टिप्पणी की है कि अतीक अहमद के जो सीधे रिश्ते थे वो अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम से थे, और देश के तमाम बड़े गैंगस्टर्स से भी अतीक अहमद टच में थे। तो इसको लेकर तो बहुत स्पष्ट राय है कि इस दावे को नकारा नहीं जा सकता फिल्म के कि अतीक अहमद के संबंध अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम और गैंगस्टर से थे या नहीं। इसके बाद सफ़ेद कपड़े पहनने वाला वो शख्स जो बातें हमेशा गैंगस्टर जैसी करता है, भले वो 5 बार का विधायक और 1 बार का सांसद रहा है, लेकिन वो जब भी फ़ोन उठाता है तो विदेशी हथियारों की सप्लाई पर बात करता है, ड्रग्स की स्मगलिंग पर बात करता है, फेक करेंसी पर बात करता है, और इस तरह बात करता है, और इन सब चीज़ों की, विदेशी हथियारों की सप्लाई पर बात करता है। और ये बातें सिर्फ तभी हो सकती हैं, ये बातें वही इंसान कर सकता है जिसका लिंक अंडरवर्ल्ड से हो। एक सामान्य इंसान हथियारों की, वो भी विदेशी हथियारों की सप्लाई की बात नहीं कर सकता है किसी से भी कॉल पर। ड्रग्स की या फिर नकली नोटों की, किसी भी इस तरह की किसी भी चीज़ की सप्लाई की बात किसी आम इंसान के लिए करना असंभव है। अब इस दावे में आगे बढ़ते हैं। फिल्म में ऐसा भी दिखाया गया है कि अतीक अहमद का जो कनेक्शन है वो यूपी प्रयागराज में ही सीमित नहीं है, वो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान और दुबई तक जाता है। और ये भी फिल्म में कहने की कोशिश की गई है कि जो पाकिस्तान में नकली नोट, पाकिस्तान से आने वाली जो नकली करेंसी है, उसके ज़रिए अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की सत्ता पलटना चाहता था। तो मुझे लगता है कि ये जो दावा किया गया है फिल्म में, ये थोड़ा अतिशयोक्ति है, क्योंकि यहाँ पर फिल्म का फिक्शन वाला पार्ट आता है कि जब फिल्म की शुरुआत में ही कहा जाता है कि बेस्ड ऑन इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, तो यहाँ तक तो बात मानी जा सकती है, यहाँ तक बात समझी जा सकती है कि एक 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद का संबंध अंडरवर्ल्ड से है, या उन कुछ गैंगस्टर से है, या दाऊद इब्राहिम से है। लेकिन पाकिस्तान से आने वाली नकली करेंसी का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश की सरकार को बदल देना,
या उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान समर्थित सरकार एस्टैब्लिश करना, ये बात अपने आप में थोड़ा काल्पनिक लगती है। इसके बाद अब अगर अतीक अहमद के बारे में, तो मुझे लगता है कि पब्लिक डोमेन में कोई ऐसी बात नहीं है जो ना पता हो। एक ऐसा शख्स तो 17 साल की उम्र में पहली बार अपराध की दुनिया में कदम रखा, यानी 17 साल की उम्र का सीधा मतलब कि जब वो नाबालिग था। 89 या 90 में पहली बार निर्दलीय विधायक चुनकर आया इलाहाबाद की पश्चिम विधानसभा सीट से। और इसके बाद चाहे जादू कह लीजिए, चाहे भारतीय वोटर्स की बुद्धि कह लीजिए, कि एक बार विधायक बनने के बाद 5 बार विधायक बना। 5 बार विधायक बनने के बाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर एक बार सांसद भी बना, फूलपुर से सन 2004 में। और रेलवे और स्क्रैप का कारोबार, ज़मीन का कारोबार, प्रॉपर्टी का कारोबार और इसी तरह के तमाम कारोबारों की मदद से, और जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है कि अवैध हथियारों की तस्करी के चलते करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति। और फिर 2005 की वो घटना जिसमें एक शख्स जो अतीक अहमद के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है, और हिम्मत का मूलतः वो अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ता है। चुनाव के बाद एक ऐसी रंजिश शुरू होती है जिसका खात्मा राजू पाल के खात्मे के साथ ही होता है। सन 2005 का राजू पाल हत्याकांड, जिसमें हत्यारों ने एम्बुलेंस तक में गोली मारी। जिस एम्बुलेंस से राजू पाल को ले जा रहे थे अस्पताल, उस एम्बुलेंस पर भी गोलियों के निशान थे। और इलाहाबाद शहर था, वही इलाहाबाद शहर जहां दिन दहाड़े उमेश पाल की भी हत्या हुई। 2023 की वो घटना, उमेश पाल अपने 2 गनर्स के साथ थे। तब गुड्डू मुस्लिम और अतीक का एक बेटा क्रेटा से निकलते हैं और अतीक का बेटा कई राउंड फायर करता है। गुड्डू मुस्लिम, जो कि पुराना बमबाज और पुराना अपराधी, बम चलाता है और इस हमले में उमेश पाल की मौत हो जाती है। तो और एक ऐसा शख्स जो मतलब जिसे शायद सरकार का डर नहीं, जिसे प्रशासन का डर नहीं, शासन का डर नहीं, जिसे अपने बेटे की मौत की खबर मिलने के बाद वो ये फ़ोन पर कहता है कि अतीक हमेशा जेल में न रही हैं। और फिर विधानसभा का वो दृश्य जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि उस माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे। तो ऐसी तमाम जानकारियों को मिलाकर, ऐसी तमाम जानकारियों के संग्रह से धुरंधर फिल्म की शुरुआत रची गई। एक किरदार रचा गया अतीक अहमद के किरदार पर, एक किरदार जिसकी प्रस्तावना के बाद पूरी फिल्म शुरू होती है। तो ये अपने आप में उत्तर भारतीयों के लिए एक एंटरटेनमेंट शौक रहा। बेशक किसी को उम्मीद नहीं थी कि अतीक अहमद का किरदार धुरंधर 2 की शुरुआत में ही नज़र आने वाला है। तो देखते हैं, धुरंधर 2 को लेकर लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। कुछ तबकों में धुरंधर को लेकर, धुरंधर के दूसरे पार्ट द रिवेंज को लेकर विरोध भी है। क्रिटिक्स भी काफ़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद जो धुरंधर की बॉक्स ऑफिस की कमाई है, जो बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स हैं, वो कुछ और ही कहानी कहते हैं। और दर्शक जिस तरह फिल्म को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, वो अपने आप में एक लैंडमार्क है, माइलस्टोन है। तो देखते हैं कि धुरंधर 2 कैसा रिस्पॉन्स रहता है।